बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 55 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 55 सफ़ा नंबर 506 से। उनकी शादी को 2 साल होने को आ गए थे। इस दौरान उनका एक बेटा मुराद पैदा हुआ तो उनकी जिंदगी में बहार आ गई। वो बहुत अच्छे दिन गुजार रहे थे। शाहिद ने आहिस्ता आहिस्ता सारा के जहन से सक्खर में मौजूद जायदाद को निकाल दिया था। उनका अपना बिजनेस इतना बड़ा था कि इसे कोई फिक्र महसूस न हुई। हाँ, मगर कभी कभी उसके दिल में इंतकाम लेने का ख्याल जरूर उठता था, जो वक्ती उबाल की मानंद बैठ जाता था। इस दौरान उसकी वालिदा अल्लाह को प्यारी हो गई। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था कि एक दिन उसे फोन मौसूल हुआ। मैं शवीता का चाचा बात कर रहा हूँ। वही शवीता जिसे तुमने जबरदस्ती मुसलमान करके अपने घर में रखा हुआ है। तुम गलत कह रहे हो। वो अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है, उस पर कोई जबर नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता तुम लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। बकवास करते हो तुम। बेहतरी इसी में है कि तुमसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम नहीं जानते कि तेरे साथ क्या होने वाला है। चाचा ने धमकी देते हुए अपना मुद्दा कह दिया। देख, मुझे धमकी मत दो। वो मेरी बीवी है और मुसलमान है। अब अगर इसके बाद तुमने कोई ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? शाहिद ने गुस्से में कहा तो वो भड़क उठा। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं अपनी भतीजी तुमसे छीन कर ले जाऊंगा। चाचा ने भी गुस्से में कहा तो वो बोला, तुम जो करना चाहते हो कर लो। अब तक मैंने उसे समझाया है कि जो लोग अपने सगे रिश्तों को जमीन जायदाद के लिए कत्ल कर दें, उनसे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है। उसने सारी जायदाद पर थूक दिया है। तुम संभालो सब। अब अगर दोबारा फोन करके ये बात भी कही तो मेरी बीवी का तुम लोगों से अपना इंतकाम लेना बनता है। फिर वो नहीं, मैं तुम सब लोगों के लिए कहर साबित होऊंगा। तुम यहीं बैठकर बातें कर रहे हो, लेकिन हम उस तक पहुंच भी गए। भलाई इसी में है कि बकवास बंद करो। तुमसे जो हो सकता है करो, और मैंने जो फिर करना है उसका इंतजार करना। ये कहकर उसने फोन बंद किया और सारा को कॉल की। जरा सी देर में उसने कॉल अटेंड कर ली। शाहिद ने उसे फोन कॉल के बारे में बताया तो वो बोली, वो पहले मुझे फोन कर चुके हैं और ऐसी ही बातें मुझे की हैं। अब तुम मुझ पर छोड़ दो, देखते हैं वो क्या करते हैं। शाहिद ने उसे तसल्ली दे दी, मगर खुद परेशान हो गया। उसके सामने यही सवाल था कि अब तक वो सारा को क्यों नहीं भूले। वो तो यहां आ गई थी, सब कुछ उन्हें देकर। तो क्या वो इसी की जासूसी करते रहे हैं? उन्होंने अब तक क्या किया और किस हद तक इनके बारे में मालूमात ली हैं? क्या वो इस हद तक जा सकते हैं? और क्या वो सारा को जान से मार देंगे? इसका जवाब एक ही था कि सारा के कत्ल के बाद सारी जायदाद उनके हाथ आ जाने वाली थी। इसलिए उनके लिए सारा का कत्ल करना जरूरी था, जिसके बाद उनके लिए हर तरह का खतरा टल जाता। वो भी सोच ही रहा था कि 2 दिन बाद उन पर अफ्ताद पड़ गई। वो सुबह नाश्ते के बाद शोरूम जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाहर बहुत सारे लोगों के आने की इतला मिली। वो बाहर गया तो एक वकील के साथ पुलिस वाले थे। सारा का चचा कोर्ट की तरफ से बेल्फ लेकर आया था, बल्कि ये एक तरह से छापा था। कुछ मीडिया के लोग उनके साथ थे। जी बोलें, क्या बात है? उसे तहम्मुल से पूछा तो वकील ने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, आपने शवीता नामी एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है। हम इसे बाजियाब कराने आए हैं। यहाँ शवीता नाम की कोई लड़की नहीं रहती और ना ही मैंने किसी को जबरदस्ती रखा हुआ है। मेरे घर में मेरी बीवी है और उसका नाम सारा है। देखा, झूठ बोल दिया ना, उसके चाचा ने कहा। तो वकील बोला, देखें, हमारे पास कोर्ट का हुक्म है।
हम आपके घर की तलाशी लेंगे। अभी किसी को इतनी जरूरत नहीं हुई कि मेरे घर की तलाशी इस तरह झूठ बोल के ले सके। जाओ, भाग जाओ। तो आप कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे हैं, वकील ने कहा। जब मुझे अदालत बुलाएगी तो मैं चला जाऊंगा, शाहिद ने कहा। तो वो लोग एक नोटिस उसके घर के बाहर लगाकर चले गए। उन्हें गए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि काफी सारे असला बरदार लोग उसके घर के सामने आकर फायरिंग करने लगे। उसके गार्ड ने मुजाहमत की, लेकिन वो इसके गार्ड का हिसार तोड़कर अंदर आ गए। उन्हें सारा की तलाश थी। शाहिद ने मुजाहमत की, लेकिन उसकी कोई पेश न चली। उन्होंने शाहिद के सर पर राड मारा, जिससे वो बेहोश होता चला गया। उसका बेटा मुराद वहीं बिलखता रहा। जब उसे होश आया तो सारा नहीं थी। शाहिद ने कानून का सहारा तो क्या लेना था। मीडिया में ये बात जोरों शोर से कही जाने लगी कि हिंदू लड़कियों को अगवा करके उन्हें जबरदस्ती मुसलमान किया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अरसा दराज तंग हो गया है। यहाँ उन पर जुल्म हो रहा है। चंद दिनों में ही आलमी मीडिया में भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसका जवाब देने के लिए सारा कहीं नहीं थी और शाहिद को भी अपना आप छुपाना पड़ा। चंद दिन हो गए वो यूं ही फिर रहा है कि कुछ लोगों की वसातत से वो हमारे पास आ गया। फिर सारा से तुम्हारा राब्ता नहीं हुआ? मैंने पूछा तो उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, बल्कि मुझे उसके साथ ये फिक्र भी खाई जा रही है कि उसे कत्ल न कर दिया हो। और दूसरी तरफ मेरे वालिद साहब मेरे बेटे को लेकर कराची में ही अपने किसी अजीज या जानने वाले के यहाँ रोपोश हैं। पता नहीं उनका क्या बना होगा। उसकी तवील बात सुनकर मैंने हंकारा भरा और बोला, अब तुम हमसे क्या चाहते हो? जाहिर बात है मुझे सारा की तलाश है। वो मिल जाए तो मीडिया को जवाब दिया जा सके, अदालत में साबित किया जा सके मेरा बूढ़ा बाप और मासूम बेटा अपने घर में सुकून से रहें। मेरा कारोबार तबाह हो रहा है और फिर सबसे बड़ी बात कि मुझ पर इल्जाम बहुत जहरीला लगाया गया है। मैं समझ गया, मैंने कहा और फिर जसपाल की तरफ देख के कहा, जाओ इसके साथ, मगर ज्यादा दिन मत लगाना। मैं जरा यहां देख लूं। तानी को साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है, हम अभी निकलते हैं, जसपाल ने कहा। तो मैंने तानी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई खुशगवारियत नहीं थी। यूं लग रहा था कि जैसे वो जाना ना चाह रही हो। मैंने इससे नजरअंदाज कर दिया। जिस वक्त वो निकले पहर हो चली थी। मैं खुद उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर आया था। उन्हें यहां से सीधा सक्खर जाना था। मैं उन्हें छोड़कर वापस आया तो सुहनी तैयार बैठी थी। मैं और वो अम्मा उसी वक्त गांव के लिए चल दिए। रात गए हम गांव पहुंचे। मैंने वहां पहुंचने से जरा पहले चाके को फोन किया। वो हमारे अचानक आने पर हैरान हो गया। वो गांव से बाहर आकर हमारी राह में खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसा रिस्पॉन्स करे। वो बहुत गर्मजोशी से मिला। मैंने उसे अपने साथ पैसेंजर सीट पर बैठा लिया और चल दिया। अम्मा उससे हाल अहवाल पूछती रही। जैसे ही मैं उस रास्ते पर मुड़ा जो उस घर की तरफ जाता था तो उसने हैरत से कहा, जमाल किधर जा रहे हो? हम तेरे पास आए हैं और तेरे घर ही जाएंगे। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको अपने सामने देखकर। आप सब मेरे पास आए ये इससे भी बड़ी बात है, लेकिन ओ शाकिब, तक क्या तू पागल हो गया है जो इस तरह की बातें कर रहा है? मैंने हंसते हुए कहा। तो वो एकदम संजीदा होते हुए बोला, यार मेरे घर में कोई औरत नहीं, घर का बुरा हाल हो रहा है। वो घर आपके शायान शान भी नहीं, बिस्तर भी नहीं कि वो कहते कहते रुक गया। तू कहना क्या चाहता है? मैंने एकदम से पूछा तो वो बोला, यार जब तुम लोगों का अपना घर है तो आप उधर नहीं जाकर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब? मैंने गुस्से से पूछा तो अम्मा ने खुशी से कहा, समझ गई, इसने हमारा घर दोबारा बनवाया होगा। देखा, अम्मा समझ गई।
छाके ने भी खुशी से कहा, तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया। मैं अपने घर की जानब रुख मोड़ लिया। मैं घर के सामने रुका। वैसा ही घर था जैसे जलने से पहले था। छाके ने गेट खोला तो मैं कार अंदर ले जाता चला गया। सब कुछ वैसा ही बना दिया मेरे इशफाक पुत्र ने। सारा सामान है, यूं लग रहा है जैसे अभी छोड़कर गए हों। बहुत पैसा लगा होगा ना, अम्मा ने कहा तो वो जज्बाती लहजे में बोला, अम्मा बेटा भी कहती हो और पैसे की बात भी करती हो। मेरा कोई हक नहीं है तुम पर। अम्मा तुम्हें नहीं पता, जमाल जाते हुए यहाँ से पहले मुझे बहुत कुछ दे गया था और उसका अभी बहुत कुछ है मेरे पास। अच्छा चल बातें ना बना, सामान रख अंदर, मैंने उसकी तरफ देखकर कहा। हालांकि सोहनी पहले ही सामान अंदर रखने लगी थी। तब छाके ने कहा, तेरा ऊपर वाला कमरा मैंने वैसा ही बनवाया है और उसमें वो सब कुछ पड़ा है जो इसमें होता था। चल देखते हैं। मैंने उसे साथ लिया और ऊपर चला गया। बहुत दिन बाद मैं उन फिजाओं में सांस ले रहा था, जबकि वो मुझे बता रहा था कि 2 बंदे हर वक्त यहाँ होते हैं। मेरे पास अब अच्छे हासे लोग हैं। तू ये सब छोड़, मुझे शाहजेब का बता, कहाँ है वो और उसके हवारी यहाँ कौन कौन है। मैंने कहा तो वो संजीदगी से बोला, जमाल लगता है तू अपने घर में वापस नहीं आया बल्कि शाहजेब की तलाश में आया है। हाँ, थोड़ा सा वक्त था मेरे पास, सोचा अपना पुराना हिसाब बराबर कर लूं। कहाँ है वो? जब से वो यहाँ से गया है वापस पलट कर नहीं आया। उसकी हवेली में वही नौकर चाकर हैं। छाके ने बताया तो मैंने पूछा, उसका कोई राब्ता नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है। क्यों, तूने बात करनी है? उसने पूछा तो मैंने कहा, वक्त आने पर उससे बात तो करना होगी। ठीक है, सुबह कर लेंगे बात। आओ नीचे चलें। उसने कहा तो मैं उसके साथ नीचे कमरे में आ गया। हम अपने साथ बहुत कुछ खाने पीने को लाए थे। वो खा पी कर हम बैठे तो छाका और मैं बाहर वाले कमरे में चले गए। नया पैराग्राफ। जसपाल, शाहिद और तानी दोपहर के बाद सखर पहुंच गए थे। सखरी से शाहिद का एक दोस्त इब्राहिम इन्हें लेने के लिए आया हुआ था। उसका घर दरिया किनारे शहर के उस इलाके में था जो कभी पोश इलाका शुमार हुआ करता था। बड़ा सा बंगला था और उसमें वो अपने चंद लोगों के साथ रहता था। उसका खानदान किसी गोठ में था। शाहिद, मैं सारी तफसील सुन चुका हूँ, अब तुम यहाँ रहो, हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। जसपाल ने कहा तो वो हैरत से बोला, आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं, आपको इलाके के बारे में क्या पता? मैं आपके साथ नहीं, हम सुल्तानपुर तलाश कर लेंगे, तुम सिर्फ इधर रहो, बाकी हमारा काम है। ये जो पोर्च में 4 व्हील जीप है, इसकी चाबी कहाँ है? जसपाल ने कहा और उठ गया। उसके साथ ही तानी उठकर बाहर चली गई। शाहिद को क्या पता कि वो सारी मालूमात हासिल कर चुका है और अब तक उनके लोग सुल्तानपुर पहुंचकर बहुत सारी मालूमात ले चुके थे। ये लो, इब्राहिम ने चाबी उसकी जानब बढ़ाते हुए कहा, रास्ते में एक चेक पोस्ट आती है, ध्यान से जाना। उसके यूं कहने पर जसपाल ने कोई जवाब नहीं दिया और चाबी लेकर बाहर निकलता चला गया। रेलवे फाटक से पहले ही एक आदमी उनके इंतजार में था। जसपाल ने ड्राइविंग सीट छोड़ दी और सीधा स्टीयरिंग पर आन बैठा और कुछ कहे बगैर जीप बढ़ा दी। रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए चेक पोस्ट आ गई। जीप पर स्टिकर था, इसलिए किसी ने भी इसे नहीं रोका। वो वहां से निकलता चला गया। वहां से सुल्तानपुर का सफर इतना ज्यादा नहीं था। अभी शाम नहीं हुई थी और वो वहां पहुंच गए। वो छोटा सा गांव था जिसकी सारी आबादी हिंदू थी। जब वो इस गांव में परसाराम के बड़े सारे घर के सामने जाकर रुके, गांव के बाहर 4 पाइयों पर चंद लोग बैठे थे। सिंध के जमींदार घरानों के बाहर ऐसे लोग बैठे होते हैं, उनमें ज्यादातर उनके गार्ड या गरीब गुरबा होते हैं। जसपाल और तानी जीप से उतरे। वहां पर हर बंदा उनकी तरफ मतवज्जा हो गया था।
ड्राइवर जीप में ही रहा। किससे मिलना है जी आपको? एक बंदे ने हाथ जोड़ते हुए बड़े नर्म लहजे में सिंधी जुबान में पूछा, जिसे जसपाल नहीं समझ सका, मगर तानी अच्छी तरह से जानती थी। उसने तर्जमा किया तो जसपाल ने कहा, मुझे परसाराम से मिलना है। आपका नाम क्या है, ताकि अंदर इतला दी जाए? मुझे सिर्फ ये बताओ वो यहाँ है या नहीं। जसपाल ने ये वैसे ही पूछा था जबकि उसे इतला थी कि परसाराम घर पर ही है। तानी उनमें तर्जमानी करती रही और साथ में तबसरा भी। नाम तो बताना होगा बापू, वैसे हम कैसे इतला करेंगे? उस बंदे ने कहा तो जसपाल बोला, अंदर जाके बताओ कि तुम्हारी मौत तुमसे मिलने के लिए आई है। जिससे भागना भी चाहो तो तुम भाग नहीं सकोगे। उसके तेवर देखकर अगरचे वहां पर मौजूद सारे लोग ही अलर्ट हो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर हैरत भी थी। एक बंदा धीरे से खिसक कर अंदर चला गया, जिसे जाते हुए उसने देख लिया था। अगर हम तुम्हें अंदर ही न जाने दें तो, उनमें से एक ने भारी मूंछों वाले ने कहा, और साथ ही अपनी बास्केट के अंदर से रिवॉल्वर निकाल लिया। अभी वो सीधा भी नहीं हो पाया था कि तानी यूं उछली जैसे हवा में लम्हा भर के लिए उड़ी हो। अगले ही लम्हे उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया गया। वो सब हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। जसपाल ने उन्हें हैरत ही में रखा और अपना पिस्टल निकाल लिया। जिसकी मौत आई है वो वहीं रहे, बाकी चलो मेरे साथ अंदर। उसने पिस्टल की नाल से इशारा करते हुए कहा तो रोबोट की मानंद उसके आगे लगकर सब लोग अंदर की तरफ चल पड़े। अंदर से वो घर काफी बड़ा था। बड़े सारे सहन के 3 अतराफ में 2 मंजिला कमरे थे। जसपाल जैसे ही सहन में आया तो एक उधेड़ उम्र शख्स के साथ एक नौजवान लड़का तेजी से बाहर आए। वो बरामदे में इतने सारे लोगों के दरमियान एक अजनबी को देखकर ठटक गए। तभी परसाराम ने कड़क कर कहा, जिस पर जसपाल ने यूं इशारा किया जैसे समझा ना हो। फिर बोला, तानी से बताओ मुझे हिंदी आती है, वो बोलो। तानी ने बताया तो वो जरा धीमे लहजे में बोला, कौन हो तुम और इस तरह कैसे अंदर आ गए हो? देखो परसाराम, हम पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर तुमने मेरे साथ ताउन न किया तो फिर मुझे ही क्या, किसी को भी देखने के काबिल नहीं रहोगे। जसपाल ने इंतहाई संजीदगी से कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? परसाराम ने रोबदार आवाज में कहा तो वो बोला, मैं कौन हूं इसका तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, चाहता क्या हूं इस पर बात हो सकती है। उसने परसाराम की आंखों में देखते हुए कहा तो पहली बार उसके लड़के ने कहा, ओए ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा, जो भौंकना है जल्दी भौंक, वरना तेरी अभी अब कुत्ते की औलाद। सुन, तेरा बाप दलाल है क्या जो अपनी बहू बेटियों का कारोबार करता है? बोल। उसने ये कहा ही था कि उस लड़के ने तेजी में हाथ में दबाया हुआ पिस्टल सीधा किया और फायर कर दिया। उसके साथ ही दूसरा फायर हो गया। तानी ने उस लड़के के हाथ को निशाना लिया था। उस लड़के का पिस्टल न जाने कहां चला गया, जबकि लड़के के फायर से एक बंदा सहन में गिरकर तड़पने लगा था। तानी बिना कुछ बोले उस लड़के के पास पहुंच गई और अगले ही लम्हे उसका गिरेबान पकड़ लिया। उसने मुजाहमत करना चाही, लेकिन उसके सामने तानी थी, एक छल्लावा। उसने लड़के की नाक पर घोंसा मारा और फिर उसकी आंखों में उंगलियां मारी। वो एक तरह से अंधा हो गया। तानी ने एक खड़ी हथेली उसके सर पर मार दी और गर्दन पर हाथ मारकर फर्श पर गिरा दिया। चश्मे जदन में उसने लड़के को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। तानी ने अपने पांव की ठोकर उस पे मुंह पर मारी तो लड़के के मुंह से कराहने निकल गई। बंद करो ये तमाशा, परसाराम चीहा। फिर जसपाल की तरफ देखकर बोला, क्या चाहते हो तुम? सारा कहाँ है, उसे मेरे हवाले कर दो। मैं चुपचाप चला जाऊंगा, वरना मैं यहां पर हूं, उसके बगैर तो मैं जाने वाला नहीं। जसपाल ने कहा तो परसाराम की आंखें फैल गईं।
کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہی جو تم سننا نہیں چاہتے، جسپال نے برجستہ کہا۔ یہاں کوئی سارا نہیں ہے، اسے تیزی سے کہا۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ پھر تم نے ہی کہنا ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے اور میں نے نہیں ماننا۔ عجیب آدمی ہو تم۔ ابھی ٹھہرو، میں کرتا ہوں تیرا بندوبست۔ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی دھمکیاں دے رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹنے لگا تو تانی نے ایک فائر اس کے قدموں میں کر دیا۔ وہ ڈر کر رک گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی اچانک ایک نوجوان لڑکی پاگلوں کی طرح اندر سے نکلی اور باپو کہتی ہوئی اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے ہی اس کی بیوی روتی ہوئی آ گئی۔ بلا شبہ وہ چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور انہیں لگا ہوگا کہ تانی نے اس کے باپ کو گولی مار دی ہے۔ اسی لمحے جسپال نے تانی کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ بلا جھجک آگے بڑھی اور اس نے لڑکی کی کلائی پر اپنا ہاتھ ڈال کر جھٹکا دیا۔ وہ سیدھی فرش پر گری۔ اس دوران اس کے ایک ملازم کی غیرت جاگی۔ اس نے جسپال کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے قابو کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے جسپال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے سامنے کر لیا۔ پسٹل والا ہاتھ اس کی پسلی میں مارا اور دوسرا ہاتھ اس کی بغل میں دے کر پیچھے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ یہ سب 1 منٹ سے بھی کم وقفے میں ہوا۔ جسپال نے اس ملازم کی پنڈلیوں پر فائر جھونک دیا تو باقی سب سہم گئے۔ اس نے سب کو دیکھ کر کہا، کس کا خون کھول رہا ہے یہ سب دیکھ کر؟ اس پر کوئی نہیں بولا تو وہ پرسا رام کی طرف دیکھ کر بولا، تیری بیٹی لے کر جا رہا ہوں، سارا واپس کر دو گے تو مل جائے گی، یہ بھی وعدہ رہا۔ اس نے کہا۔ تب تک تانی اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے آگے لگا چکی تھی۔ وہ اسے لے کر جیسے ہی باہر نکلی، پرسا رام کی بیوی چلا اٹھی، بھگوان کے لیے میری مچی کو مت لے کر جاؤ، اس بیچاری کا کیا قصور؟ سارا کا کیا قصور؟ اس کے ماں باپ کو مارا، اب اسے اغوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں بتاتی ہوں، وہ ڈیرے پر قید ہے، ہوگی، مگر مجھے اب اسے لے کر نہیں جانا۔ تم لوگ خود اسے کراچی میں اس کے گھر چھوڑ کر آؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر پڑے ہوئے لڑکے کو ٹھوکر ماری اور اسے اٹھایا۔ چل تو بھی چل اور دیکھ تیری بہن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، چل۔ جسپال نے اسے کالر سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تو اس کی ماں دہائی دینے لگی۔ جسپال نے ایک فائر اس کے پاس بھی جھونک دیا اور کہا، جس کی موت آئی ہے یا جو ان بہن بھائی کو موت چاہتا ہے وہ ہمارا پیچھا کرے، سارا کو چھوڑ آؤ، یہ مل جائیں گے۔ تانی اور جسپال ان دونوں کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لائے اور جیپ میں لا پھینکا۔ اگلے چند منٹ میں وہ وہاں سے نکل چکے تھے۔ دیکھو، چاہے جتنا لمبا سفر پڑ جائے، چیک پوسٹ کی طرف سے نہیں جانا۔ اب تک وہاں فون ہو گیا ہوگا؟ نہیں سر، یہ لوگ اب فون نہیں کریں گے، اور اب ہم نے اس طرف سے جانا بھی نہیں ہے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، اس ڈرائیور نے کہا۔ تو جسپال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی ڈرائیور جیپ کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ جیپ میں خاموشی طاری تھی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ سفر طے کر لینے کے بعد جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا، ایسے میں تانی نے پوچھا، مزید کتنا سفر باقی ہے؟ بس جی، ہم اس گوٹ کے بالکل قریب ہیں جہاں ہم نے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جسپال نے کہا اور ایک طویل سانس لی۔ ہر طرف اندھیرا اچھا خاصا پھیل گیا تھا۔ جب وہ ایک گوٹ کے قریب پہنچ گئے، وہ آبادی میں نہیں گئے بلکہ مصنوعی جنگل کے درمیان بنے راستے پر مڑ گئے۔ تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد وہ ایک ڈیرہ نما حویلی میں جا رکے۔ وہ دونوں بہن بھائی جیپ سے نکل کر ایک کمرے میں ڈال دیے گئے جہاں سامان نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ تبھی ڈرائیور نے پوچھا، ان کا ابھی کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں تو؟ انہیں ابھی کچھ نہیں کہو، رات بھر پڑے رہیں گے، صبح ان کی آواز میں بڑا درد بولے گا۔ تانی نے تیزی سے کہا تو جسپال بولا، یہ رو ہی نہیں ہے تانی، یہاں لمحہ لمحہ قیمتی ہے، تو پھر کرو جو کرنا ہے۔ رات ذرا مزید ڈھل جانے دو،
बल्कि तुम ऐसा करो, शाहिद से राब्ता करो, उधर के हालात क्या हैं। ठीक है, तानी ने कहा और फोन करने लगी। जसपाल एक सजे हुए और आरामदेह कमरे में जा बैठा। कुछ देर के बाद तानी ने आकर बताया, वहां एकदम खामोशी है, किसी ने इनसे बात नहीं की, लेकिन इस बात पर वो अलर्ट हो गए हैं कि परसा राम के दोनों बच्चे हमारे पास हैं। मतलब इन्हें मालूम है कि दोनों बहन भाई हमारे पास हैं। यस, और वो अमन, सुकून और शांति से हैं। ये कहकर वो जसपाल के पास आ बैठी। कुछ देर बाद उनके सामने खाना चुन दिया गया। खाने से फरागत के बाद वो उस कमरे में चले गए जहां वो दोनों बहन भाई थे। लड़की काफी हद तक सहमी हुई थी, जबकि लड़के में हासा गुस्सा था। तानी ने जाते ही उसकी पसली में ठोकर मारते हुए कहा, हाँ अब बोल, सारा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, ऐसे मामलात बड़ा भाई देखता है। उसने काफी हद तक गुस्से में कहा तो तानी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा और उसे बालों से पकड़कर आगे की तरफ झटका दिया। वो मुंह के बल गिरा। तानी ने अपना पैर जोर से उसकी गर्दन पर मारा तो वो तड़प उठा। उसी लम्हे उसकी बहन बोल पड़ी, उसे बापू ने डेरे पर रखा हुआ है। ये समझदार लड़की है, जसपाल ने कहा, और फिर उससे पूछा, वो डेरा कहाँ है? वो हमारे घर से काफी दूर खेतों में। वो अभी जिंदा है ना? जसपाल ने पूछा। तब तक तो जिंदा ही थी, लड़की ने सहमे अंदाज में कहा। देखो, अगर तुम्हारा ये कहना गलत साबित हुआ ना, तो फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, मैंने ठीक बताया है, वो खत्मी लहजे में बोली। तो जसपाल बाहर निकल गया। उसने फोन पर वहां सुल्तानपुर के नजदीक आदमियों से कहा कि वो मालूम करें कि सारा डेरे पर कैद है। फोन बंद करके वो कमरे में चला गया। उसने तानी को बाहर आ जाने का इशारा किया और आकर कमरे में बैठ गए। उन्हें सुल्तानपुर से इतला का इंतजार था। अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि शाहिद का फोन आ गया। उसके लहजे में गहरी तशवीश थी। जसपाल की आवाज सुनते ही बोला, अभी परसाराम का फोन आया था, कह रहा था उसके दोनों बच्चे वापस कर दें, वरना बात बहुत दूर तक चली जाएगी। कहां तक चली जाएगी? बकवास करता है। वो सारा उसके पास डेरे में कैद है और यही बात तो कह रहा है। उसने मुझे बताया है सारा उसके पास है। उसने अपनी हिंदू बरादरी को इकट्ठा करके कहा है कि मुसलमान हमला आवर सारा के एवज उसके बच्चे ले गए हैं। अब क्या करना चाहिए? वहां ये फैसला हुआ है कि बात वजीर आला तक फौरन पहुंचाई जाए। उसके साथ साथ मीडिया को भी बताया जाए और जो आलमी तंजीमें हैं उन्हें भी आगाह किया जाए। वो बहुत ज्यादा वावेला करेंगे। तुम क्यों घबरा रहे हो शाहिद? वो तुझे क्यों बताया जा रहा है? जाकर उन सबको बताए। उसने जो सारा के माँ बाप कत्ल किए हैं उनसे बचना चाहता है। बहरहाल मैं सारा को जरूर वापस ले आऊंगा। बात अगर हिंदू मुस्लिम तनाजा में चली गई तो? ओए, तू क्या भारत में रह रहा है? थोड़ी हिम्मत कर, जसपाल ने कहा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वो सारा को नुकसान पहुंचा दे, मुमकिन है कि वो इसे खत्म करके इल्जाम तुम पर लगा दे। परसाराम का क्या पता? शाहिद ने कहा तो जसपाल बोला, तू ऐसा कर, थोड़ा सुकून कर, मैं देखता हूं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। तभी जसपाल ने एकदम से फैसला कर लिया। कुछ देर बाद जसपाल और तानी अपने ड्राइवर के साथ फिर सुल्तानपुर की तरफ चल दिए। उसे मालूम हो गया था कि सारा डेरे पर है। सूरज मशरक की ओर से नहीं निकला था जब वो दोनों सुल्तानपुर पहुंच गए। शायद जसपाल यूं सीधे वहां न जाता अगर वहां उसके लोग न होते। उन्होंने ये खोज लगा लिया था कि सारा अभी तक डेरे पर है और उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दूसरा, वो भी जो नेल्गो नूर चारों तरफ फैला हुआ था। वो इस मलगजी रोशनी का फायदा लेना चाहता था। जसपाल को सुल्तानपुर जाने की जरूरत नहीं थी।
راستے ہی میں ان کا ایک آدمی مل گیا. اس نے ساری تفصیل بتا دی تھی. اس نے گاڑی کچھ دور ہی چھوڑ دی اور فصلوں کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے بڑھنا لگا. وہ آدمی اس سے آگے تھا اور وہ اس سے ذرا پیچھے تانی کور دیتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ڈیرے کی چھت پر کوئی بندہ نہ ہو، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ ڈیرے کی دیوار کے پاس پہنچ گئے. لکڑی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا. وہ جیسے ہی اندر گئے، سامنے دلان پر چارپائی پر 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.